हेलो बच्चों, फिजिक्स वाला के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, अभी हम लोग पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे? प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ चुके थे। और अब हम लोग देखने जाएंगे क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, पहले देख चुके हैं हम लोग कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, स्थिर विद्युत पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि जो आवेश होता है ना, उसका 3 तरीके का गति हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एक, आवेश रुका हुआ हो, विरामावस्था में हो। दूसरा, कि उसकी गति जो हो एक समान हो, उसकी जो वेग है वो क्या है? एक समान है। और तीसरा क्या था? कि उसके पास कुछ ना कुछ त्वरण भी है। यही 3 केस हो सकता है। इसी 3 तरीके का क्या हो सकता है? गति हो सकता है किसी भी वस्तु का। हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो हमने पढ़ा था कि जब वो विरामावस्था में था तो सिर्फ और सिर्फ क्या अपने अगल बगल में उत्पन्न कर रहा था? तो वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा था। जब वो एक समान वेग से चल रहा था, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब चल रहा था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता था, जो कि हम लोग क्या पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़े थे कि जब करंट फ्लो होता है, जब विद्युत धारा बहती है, यानी चार्ज क्या हो रहा है? आवेश क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, गति कर रहा है। तब क्या वो उत्पन्न करेगा? तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। इसके बाद तीसरा तरीके का जो था उसका गति, वो था कि एक्सेलरेट करेगा, जिसको कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसका कि त्वरण होगा, कुछ ना कुछ त्वरण होगा। तब इस कंडीशन में, इस केस में, वो इन दोनों के साथ साथ एक वेव भी उत्पन्न करेगा। कहने का मतलब कि एनर्जी भी रेडिएट करेगा, वो अपने साथ साथ क्या करेगा? ऊर्जा भी रेडिएट करेगा। आई बात समझ में? तो इसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा ये हम लोग जान लेते हैं मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिया था। ठीक है, चारों किसी किसी का उठा के दे दिया था, इस तरीके से 4 इक्वेशन दे दिया था, एक साथ दे दिया था इन्होंने। तो इसी के बेसिस पे इनका 4 जो इक्वेशन है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि बाकी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो ध्यान से, पहला जो नियम दिया था इन्होंने, विद्युत का गॉस का नियम, हम लोग गॉसेस लॉ पढ़ चुके हैं। गॉस का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं स्थिर विद्युत चैप्टर में। क्या पढ़े थे भाई? तो ई डॉट डी ए जो होगा, ई डॉट डी ए जो होगा बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए, वो क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जहां पे क्यू के बारे में हम लोग देखे थे, क्यू क्या था भाई? तो पृष्ठ के अंदर था। क्यू क्या था? तो पृष्ठ। ठीक है, ये पृष्ठ कैसा होना चाहिए भाई? तो बंद होना चाहिए। तो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश, यही तो था, क्यू था। इसको क्यू इन ऐसा करके हम लोग लिखते थे, याद है? तो यही था। ई डॉट डी ए जो होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र का जो समाकलन होगा, किस पे भाई? तो क्षेत्रफल पे। एक बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल पे जब समाकलन होगा पूरे पृष्ठ पे, तो उसका जो मान आता था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता था, जहां पे क्यू जो होता था उस पृष्ठ के अंदर आवेश का मान होता था। ये हम लोग जान चुके हैं। दूसरा, चुंबकत्व का गॉस का नियम, ये क्या होता है भाई? तो उसी तरीके से बी डॉट डी ए, ई के जगह पे फील्ड क्या हो गया? बी डॉट डी ए हो गया। और ये जो होता है बंद पृष्ठ के लिए, वो क्या होता है? 0 होता है। इसको आसानी से समझा जा सकता है। कैसे भाई? तो इसी को दूसरे भाषा में ये भी बोला जाता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कभी भी एक ध्रुव एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका कुछ, उसका मतलब क्या बोल सकते हैं? उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब यही है। दूसरा मतलब ये बोलो दूसरी भाषा में कि चुंबक को अगर तुम तोड़ोगे, चुंबक को तोड़ोगे, तो ऐसा नहीं है कि उसका जो उत्तरी ध्रुव है वो अलग चला जाएगा और दक्षिणी ध्रुव अलग चला जाएगा। वो दोनों रहेंगे। भले चुंबक का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा उसको तोड़ने पे, लेकिन एक अगर अलग वाले चुंबक को तुम देखोगे तो उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव क्या होगा? उसके साथ रहेंगे ही। आई बात समझ? तो इसको दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कोई एक ध्रुव एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि नॉर्थ और साउथ पोल है, उसको काट दिया तो नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया। वही ये बोला गया। दूसरी भाषा में अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स की भाषा में देखो, जैसे इसको हम लोग देखे थे, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि मान लो ये चुंबक है। ठीक है, ऐसा मान लिया हमने, क्या? इसको नॉर्थ मान लो, इसको साउथ, किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होता था।
इस तरीके से क्या होता था, चुंबकीय क्षेत्र होता था। ऐसे होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल होता था। ये सारा जाके मिलेगा, कट नहीं करेगा एक दूसरे को, ये भी हम लोग जानते हैं, इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का होगा, बहुत सारा होगा, इस तरीके से ऐसे होगा। ठीक है, हमने कुछ को बस दिखाया है। तो इसमें ये बोला गया कि जब बंद पृष्ठ हम लेंगे, अगर कोई बंद पृष्ठ लेंगे, ये कहने का मतलब क्या हुआ, बंद हो गया पूरा क्लोज सरफेस के लिए इसका हमें समाकलन लेना है, तो यहां पे एक बंद पृष्ठ ले लिया। ये लाइन मत मानना, ये क्या है, बंद पृष्ठ है। ठीक है, तो बंद पृष्ठ में देखो ध्यान से, अगर ये बंद है पूरा, एक फुटबॉल मान लो सुविधा के लिए, क्या मान लो कि एक फुटबॉल कैसे रखे हुए हैं, ये चुंबक है और एक इधर फुटबॉल कहीं पे रखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जितना इस सरफेस पे इन करेगा, जितना अंदर गया होगा चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय रेखा है, जितना अंदर गया होगा यहां से घुसा, उतना यहां से बाहर भी निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। एकदम गॉसेस लॉ की तरह याद करो। गॉसेस लॉ में अगर बाहर चार्ज रखते थे तो उसका जो फ्लक्स होता था, उसका जो वैद्युत फ्लक्स होता था, क्या होता था, जितना इसमें घुसा इधर से उतना ही निकल जाता था। तो चुंबकीय क्षेत्र में तुम कहीं भी रखोगे ना, तो एक बंद पृष्ठ से जो इसका फ्लक्स होगा, ये आखिर है क्या, ये चुंबकीय फ्लक्स ही तो है। बी डॉट डी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो बंद सरफेस से चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। हमें ये दिख रहा है कि जितना घुसेगा उतना बाहर निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो यही बोला गया दूसरा। तीसरा ये बोला गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। फैराडे का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता था, तो जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता था वो क्या होता था, माइनस डी फाई/dt के बराबर होता था। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? आगे जो है एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये इसी चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो बस थोड़ा सा हम लोग इसको जान लेंगे और कुछ ज्यादा उसमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में नहीं तो भाई पढ़ के क्या फायदा है ना। इसमें यह बोला गया कि बी डॉट डीएल, एम्पियर का परिपथीय नियम याद करो। बी डॉट डीएल जब क्लोज लूप में होता था, एक बंद लूप में होता था, ठीक है क्या भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन जो होता था वो होता था म्यू नॉट इंटू आई। इसको भी भूल जाओ, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता था। होता था कि नहीं होता था? मैक्सवेल ने इसको क्या किया, इसको चेंज किया, इसको बदला। काहे बदला भाई? बदलना पड़ा। देखो कैसे बदलना पड़ा, थोड़ा सा हम लोग बस इसकी जानकारी लेंगे। बदलना इसलिए पड़ा कि ये मान लिया क्या है, संधारित्र है। ये क्या है भाई? संधारित्र है। इसमें क्या है, इस तरीके से मान लो आई है, करंट जा रहा है। अभी मान लेते हैं फिलहाल किसी समय के लिए करंट कुछ जा रहा है, आई विद्युत धारा जा रहा है। एम्पियर लॉ के हिसाब से क्या बोला गया था भाई? तो ध्यान से देखो, बोला यह गया था कि बी डॉट डीएल जो होगा ना, बी डॉट डीएल जो होगा वो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड बाय द लूप, जो लूप के अंदर आई होता था उसके बराबर होगा। अब यहां पे गड़बड़ ये हो गया कि अगर हम यहां पे लूप मान लें, ये लूप मान लो ऐसे, थोड़ा सा ध्यान से फिगर को समझना कि बोला क्या गया। कुछ अंदर है कुछ बाहर है, ठीक है। ये क्या है, संधारित्र का दो प्लेट है, ऐसे हमने एक लूप ले लिया, क्लोज लूप ले लिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो है, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है भाई, बिल्कुल होगा। ऐसे भी देखो ना मार, तुम इसी तार के चलते इस तार के चलते मानोगे अगर, तो यहां पे होगा ही चुंबकीय क्षेत्र। हम लोग देखे थे, देखे थे कि नहीं, एक वायर के चलते चुंबकीय क्षेत्र वहां पे हम लोग देखे थे। तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब बी डॉट डीएल का मान कुछ ना कुछ होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर संधारित्र से प्लेन को पास करो तो उससे कोई करंट तो जा ही नहीं रहा, वहां पे तारवे नहीं है, तो तार है ये नहीं है, तो वहां से कोई विद्युत धारा जाएगा क्या? नहीं जाएगा, मतलब ही फेल कर गया। बायां साइड बोल रहा है कि कुछ ना कुछ इसका मान होना चाहिए, लेकिन यहां पे अगर आई सिर्फ रहता तो ये क्या होता, जीरो हो जाता, क्योंकि आई इनक्लोज यहां पे क्या है, जीरो है। इसीलिए एक दूसरा नाम क्या आया, डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी विस्थापन धारा। इसका क्या नाम आया भाई? विस्थापन धारा, ठीक है, ये आया। और इसका जो मान होता है ना, अच्छा यहां पे लिखा हुआ है विस्थापन जो धारा होता है उसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। फाई ई मतलब वैद्युत फ्लक्स, ई लिखा हुआ है तो वैद्युत फ्लक्स, बी लिखा हुआ है तो चुंबकीय फ्लक्स। मतलब ये बोला गया कि जब कभी किसी जगह पे किसी क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वहां पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग लेते हैं, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बी डॉट डीएल का मान जीरो नहीं हो सकता, और बी डॉट डीएल का मान जीरो नहीं हो सकता, मतलब आई तो कुछ ना कुछ होगा, और उसी को हम लोग बोलेंगे विस्थापन धारा। आई बात समझ में? तो वैद्युत क्षेत्र जब कहीं पे बदलेगा,
विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए, तब एक विस्थापन धारा आएगा। आई बात समझ में, या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मैक्सवेल का 4 जो इक्वेशन है वो दिया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ये तरंग होता क्या है भाई, तो ध्यान से देखो, ऐसी तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दो क्षेत्र रहेगा हमेशा। अगर तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होगा एक दूसरे के लंबवत, ये ध्यान में रखना है। क्या है, एक दूसरे के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र जो होगा और मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। क्योंकि दोनों सदिश है तो दोनों की कुछ ना कुछ दिशा होगी, और दोनों की दिशा कुछ ऐसी होगी कि एक दूसरे के वो लंबवत हमेशा रहेंगे। और क्या बोला गया, इस प्रकार दोलन करता है। क्या करता है भाई, दोलन करता है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तब ये नहीं हो सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंग तब पैदा नहीं हो सकता अगर वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या होता है भाई, तो दोलन करते रहता है, फ्लक्चुएट करते रहता है दो परपेंडिकुलर यानी दो लंबवत दिशा में। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करते रहता है, दोलन करते रहता है। तब ये हमें मिलता है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। और क्या बोला गया, दोलन करते रहता है कि दोलन तरंग संचरण के लंबवत हो। संचरण मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग जिस दिशा में जा रही है उसके क्या होगा, लंबवत होगा। कौन सा भाई, तो दोलन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र जिस डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में दोलन करेगा, उन दोनों की जो दिशा होगी वो संचरण के दिशा के क्या होगा, लंबवत होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत हो गए। पहले हमने देखा क्या कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या थे, लंबवत थे। और बाद में ये बोला गया कि जिस डायरेक्शन में वो चलेगा, प्रोपेगेट करेगा, यानी जिस दिशा में उसका संचरण होगा वो भी दिशा इन दोनों के क्या है, लंबवत है। तो सिंपली तुम्हें दिमाग में बस ये बैठा लेना है कि एक x की तरफ है, एक y की तरफ है, तो तीसरा क्या होगा, z की तरफ होगा। यानी ऐसा हम बोल सकते हैं कि x की तरफ अगर विद्युत क्षेत्र हुआ, y की तरफ चुंबकीय क्षेत्र हुआ, तो z की तरफ क्या होगा, इसका संचरण होगा। आई बात समझ में। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर उसको ग्राफ से देखा जाए, इस तरीके से देखो, ग्राफ से देखा जाए तो ये क्या है, ई का ग्राफ दिया गया है किस पे, तो एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे क्या दिया गया है, ई का ग्राफ दिया गया है। ये देखो ध्यान से, ये वाला जो फिगर बनाया गया है, ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। जाहिर सी बात है भाई, ये साइन कर्व जैसा दिखाया गया है, ये क्या है, फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है, आगे जाके कुछ और हो गया। तो इस प्लेन में ऐसा बोर्ड का तल मान लो, कौन सा तल, तो एक्स जेड तल हम लोग मान लेते हैं। तो उस तल में विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, ठीक है। अब आया कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किस दिशा में है, वाई दिशा में, इस तरीके से है। तो ये जो दूसरा फिगर ये बना है, इसको दूसरे कलर से अगर बनाए तो ये जो फिगर बना हुआ है ये इस तल में है, वाईजेड तल में है। मतलब ऐसा मानो, ये जो वाईजेड तल है उस तल में ये ग्राफ खींचा गया है। इसीलिए इसकी जो दिशा दी गई है इस तरीके से कुछ दी गई है, इस तरीके से दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, ये वाले को अगर इसको दिखाया जाए तो इस तरीके से कुछ हम लोग दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे, है ना। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और वो क्या है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी कर लो, चलो भाई इसमें भी कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब तुम्हें ये ध्यान में रखना है, बस एक बात ध्यान में रखना है कि एक दूसरे के लंबवत ई और बी होंगे, विद्युत क्षेत्र होंगे एक दूसरे के लंबवत, और तीसरा जो लंबवत दिशा होगा वो किधर होगा, उसके संचरण की दिशा होगा। मतलब देखो तरंग संचरण की दिशा किधर हो जाएगा, जेड अक्ष की तरफ हो जाएगा। किधर होगा भाई, तो जेड अक्ष की तरफ हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग ऐसा मान लें, इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझने के लिए तुम ऐसा मान सकते हो, नहीं तो गड़बड़ा भी सकते हो भाई। इसको क्या बोल दो, एक्स बोल दो तुम, ठीक है। इसको क्या बोल दो, वाई बोल दो, और इसको जेड, क्योंकि ऐसा ही हम लोग देखते रहते हैं भाई, है ना।
तो कोई तुमसे पूछ सकता है कि भाई इसमें जो दिखाया गया है इसमें बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है कौन से तल में है भाई, तो एक्स जेड में है, ई वाला में ऐसे ऐसे कर रहा है। ई जो है वैद्युत क्षेत्र है वो किस में है भाई, तो एक्स वाई में है, इस तरीके से है। और कोई पूछे कि किस दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंग जा रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि एक्स दिशा में जा रही है। ये क्या है भाई, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस दिशा में चलते जाएगी, ठीक है, संचरण की दिशा है। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, अब भाई एक सवाल उठता है कि ई और बी जो होगा, ई और बी जो होगा वो तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसका परपेंडिकुलर उसका लंबवत, तो तीसरा दिशा दो तरीके का हो सकता है भाई, एगो एक्स भी है दूसरा माइनस एक्स भी है। तो ध्यान से देखो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होगा, संचरण की जो दिशा होगी, संचरण की जो दिशा होगी वो समांतर होगी, समांतर होगी। ये इसका मतलब समांतर किसके भाई, तो ई क्रॉस बी के, ई क्रॉस बी के, ई क्रॉस बी, ये हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं, बचपन में पढ़े हुए हैं। तो इस दिशा में क्या होगा, संचरण होगा हमेशा। ई अगर मान लो प्लस वाई की तरफ है, ई किधर है प्लस वाई, इधर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो और बी इधर है, तो ई क्रॉस बी मतलब किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी। आया बात समझ में, इस दिशा में क्या होगा, संचरण होगा ई क्रॉस बी के दिशा में। कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, वैद्युत चुंबकीय तरंग। ये पैदा कहां से होता है, ये हमें पता है कि जब आवेश को त्वरित किया जाता है, जब आवेश के पास कुछ त्वरण होता है तब ये क्या होता है, पैदा होता है। आई बात समझ में, या कोई दिक्कत। जैसे दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हो, जैसे हमने जो अभी थोड़ा देर पहले सर्किट पढ़ा था, एसी सर्किट, उसमें क्या होता है भाई, तो चार्ज उसमें क्या होता है, इधर उधर करंट क्या होते रहता है, फ्लक्चुएट करते रहता है, करता है या नहीं, बिल्कुल करता है। तो करंट आता किसके चलते है भाई, तो चार्ज के चलते। अब चार्ज ऐसे इधर उधर कर रहा है, इसका मतलब उसके पास त्वरण कुछ ना कुछ है। तो वैसे सर्किट में, वैसे परिपथ में क्या उत्पन्न होगा भाई, तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगा। तरंग जरूरी उत्पन्न होगा, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। आई बात समझ में, या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से दूसरा अगर एग्जांपल लिया जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंग का, तो ध्यान से देखो, पहले तो ये जान लो कि विद्युत चुंबकीय तरंग अगर टेम्परेचर किसी चीज का, किसी वस्तु से भी उत्पन्न हो सकता है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब वो कैसे उत्पन्न होता है, तो ध्यान से देखो, अगर 0 केल्विन, केल्विन स्केल पढ़े होगे, केल्विन स्केल 0 केल्विन से ऊपर पे कोई भी वस्तु रखा हुआ है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता रहेगा। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कुछ भी अगर उसका ताप है, कोई भी बॉडी रखा हुआ है, मान लो लोहा का गोला रखा हुआ है, तो उसके जो अणुपरमाणु होंगे, अणुपरमाणु की बोला गया भाई, तो उसी के पास तो आवेश है, वहीं पे तो आवेश है, घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूम रहा है, घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। तो वो हमेशा क्या करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते रहेंगे। अब जैसे लोहा को गर्म किया, गर्म किया, गर्म करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, गर्म करने का मतलब क्या होता है भाई, गर्म करने का मतलब कि उसके अणु परमाणु का ऊर्जा जो है ना, हमने बढ़ा दिया। हमने क्या किया, बढ़ा दिया, गर्मी दिया, एनर्जी दिया, तो उसका अणु परमाणु का ऊर्जा क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब जो दोलन धीरे धीरे कर रहा था कम ताप पे, तो वो अब दोलन का क्या हो गया, स्पीड ज्यादा हो गया, दोलन फास्ट करने लगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि चार्ज क्या हो गया, ज्यादा एक्सेलरेट हो गया इस तरीके से, तो फिर क्या होगा, ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। अब जैसे इसे गर्म करते हैं तो दिखता है, अगर अंधेरा में रखा रहे, ऐसे ही रखा रहे, मान लो रूम टेम्परेचर पे कोई लोहा का एक गोला रखा हुआ है, दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन उसको गर्म किया जाता है तो वो दिखने लगता है। दिखने का मतलब क्या हुआ, दिखने का मतलब ये हुआ कि उसमें से जो विद्युत चुंबकीय तरंग आ रहा है ना, वो विजिबल रेंज में आ रहा है। ठीक है, मतलब वो दृश्य है, वो दिख सकता है, विजिबल रेंज में अगर आ जाएगा तो हमें दिखता है, अगर नहीं है तो नहीं दिखता है। बाकी वो नहीं दिखने वाला तरंग है, लेकिन तरंग उत्पन्न कर रहा है। आई बात समझ में, तो ये हुआ विद्युत चुंबकीय तरंग। अब आगे देखते हैं मुक्त आकाश में ई तथा बी के परिमाणों के बीच संबंध। ठीक है, अभी हमने देखा, ध्यान से देखो, ई इधर है, बी इधर है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो, ई का मान हमने लिखा इस तरीके से, अगर ई का जो मान है वो हमने कुछ इस तरीके से लिखा, सिर्फ मान ही लिखो, इसको वेक्टर दिखाने का जरूरत नहीं है। ई जो है ई नॉट, ऐसा हमने लिख दिया, ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर, और बी को लिख दिया क्या, बी नॉट साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ध्यान से देखो, यहां से हमने पता चल गया, यहां पे देखो दोनों जो होता है वो फेज में होता है। कहने का मतलब ये कि दोनों के बीच का कलांतर जो होता है, फेज डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। दूसरी बात कहने का मतलब ये, दूसरे तरीके से अगर बोले इसको, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ये जब मैक्सिमम होगा ना, ई जब मैक्सिमम होगा, ई कहां पे मैक्सिमम हुआ, तो ये बिंदु पे हुआ है, ई क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया विद्युत क्षेत्र। तो इसी बिंदु पे उसी समय में कौन भी मैक्सिमम होगा, बी भी उसी वक्त अपने उच्चतम मान को पाएगा, प्राप्त करेगा। यानी कहने का मतलब कि दोनों में जो कलांतर होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। दूसरी बात कि ई और बी जो होता है वो मतलब विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो एक्स पे डिपेंड करता है, वाई और जेड पे डिपेंड नहीं करता, वो निर्भर नहीं करता। मतलब जिस दिशा में वो जा रही है क्या, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जिस दिशा में उसका संचरण हो रहा है उस दिशा में जो भी कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स, तो एक्स पे डिपेंड करेगा, और दूसरा टाइम पे डिपेंड करेगा। समय के साथ ये क्या रहेगा, बदलते रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसका जो इक्वेशन लिखा वो कुछ इस तरीके का लिखा, जहां पे ये क्या है भाई, आयाम है। ठीक है, आयाम है, ये क्या है, आयाम है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसी को शिखर मान इस तरीके से बोलते हैं, एसी में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो उसी तरीके का कुछ कर्व बना हुआ है। अभी पीछे हम लोग देखे कि जो कर्व बना हुआ है वो किस तरीके का बना हुआ है, वैसा ही है, साइन वाला, उसी तरीके का है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो उसी तरीके का हमने क्या लिखा, इक्वेशन लिखा दोनों का, और दोनों के बीच में जो कालांतर है, फेज डिफरेंस है, वो कितना है, जीरो है। अभी हमने देखा फिगर में कि दोनों एक ही समय शून्य पे भी है, एक ही समय मैक्सिमम पे है, मतलब दोनों के बीच में कालांतर क्या है, जीरो है, फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। मतलब दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि दोनों सेम फेज में है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने लिख दिया इसका मान। ठीक है, अब अगर ई और बी का मान ऐसा लिखा हमने, अब इसमें कोई पूछ सकता है, इस इक्वेशन को देख के कोई पूछ सकता है कि भाई तुम ये बताओ कि ये किस दिशा में जा रही है। तो हम यहां पे देखेंगे कौन सा है, एक्स है, तो ये किस दिशा में जा रही है, एक्स दिशा में जा रही है। माइनस अगर बीच में रहा तो किस दिशा में है, ये जान रहे होगे, ये सब 11th में ही पढ़े होगे ग्रामर में, कि माइनस अगर लिखा हुआ है बीच में ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसका मतलब वो प्लस एक्स दिशा में जा रही है। अगर बीच में प्लस रहता तो मतलब वो माइनस एक्स दिशा में जा रही है। आई बात समझ में? तो ई और बी का इस तरीके से हमने इक्वेशन लिखा। अब एक बात ये ध्यान में रखो, वो तुम्हें जानना नहीं है ज्यादा, बस इतना जानो कि जो डो ई बाई डो एक्स होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्ट अवकलन बोल सकते हैं इसको। ये जो दोनों होता है ना वो बराबर होता है, मतलब ई का एक्स के सापेक्ष में जो इसका अवकलन करोगे, सिर्फ एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में सिर्फ करने का मतलब कि एक्स, जब एक्स के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो उस समय टी को क्या मानेंगे, मतलब कोई एक स्थान से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दूसरा, जब बी को टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक क्या उस समय मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। आई बात समझ में? ये कहां से है भाई, तो मैक्सवेल का जो नियम था उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, उसके कैलकुलेशन से ये बोल सकते हैं। और ऐसा अगर हुआ तो देखो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से देखो ई को एक्स के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो करो ई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो कैसे होगा भाई, तो ध्यान से देखो, क्या ई नॉट, ये तो बाहर हो जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस। तो देखो तो ध्यान से ये हम लिख सकते हैं क्या कि ई नॉट साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। हम किए हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का गुना कितना है भाई, माइनस के, तो जाहिर सी बात है ये माइनस के आके गुना भी होगा, होगा या नहीं होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा ही बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके बराबर होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, बराबर। ये कितना हो जाएगा, माइनस डो बी बाई डो टी। तो माइनस पी को करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब एक्स को क्या, सॉरी हाँ, एक्स को क्या मानना है, नियत मानना है, उसको क्या मानना है, कांस्टेंट अचर मानना है। तो अगर उस तरीके से किए तो इसको करो तो देखो तो इसको करना है टी के रेस्पेक्ट में, तो टी का क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा बी नॉट, ऐसा हो जाएगा क्या कि बी नॉट गुना बाहर उधर से क्या निकला, ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर होगा क्या, बिल्कुल होगा। यहां से ये हमें पता चला कॉस ओमेगा टी एक्स, ये तो गया, ये दोनों क्या है, बराबर है, माइनस माइनस भी गया, और ई नॉट जो है इंटू के बराबर हो गया बी नॉट इंटू ओमेगा के बराबर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फिगर भी तुम खींच लो भाई, है ना।
कि कैसे कैसे फ्लक्चुएट हो रहा था वो भी हम लोग थोड़ा सा खींच लेते हैं। अगर एक्स लिखा हुआ है मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर है, इधर है भाई। वाई की तरफ हमने क्या लिया था, ई लिया था। जेड की तरफ क्या लिया था हमने, बी लिया था या नहीं, बिल्कुल लिया गया था। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसका जो ग्राफ हम लोग खींचे थे कुछ इस तरीके से था या नहीं था, बिल्कुल था। ये हुआ ई का ग्राफ। और अगर हम बी का ग्राफ खींचे तो ये कुछ ऐसे था। ये कुछ ऐसे था, दूसरे प्लेन में है भाई, थोड़ा सा दिख रहा है दूसरे प्लेन में, है ना। ये कुछ इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा था। इसके पैरेलल खींचे हैं, समांतर खींचे हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला था वो कुछ ऐसे था। दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे इस तरीके से था, ठीक है। ये कौन सा है भाई, तो ई है। और ये कौन सा है जो रेड कलर से हमने खींचा है, वो कौन सा है, तो बी है। और संचरण की दिशा क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, इस तरीके से मूव कर रहा है, इस दिशा में क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। चलो भाई लाल कलर से नहीं बनाते हैं, नहीं तो समझ जाओगे कि बी है। कुछ और बना देते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, इस दिशा में जा रही है। आई बात समझ में। अब यहां पे देखो, ये ध्यान से देखो, इतना तो हम लोग जानते हैं। इस केस में अगर ध्यान से देखो, ये तो पहले से पता होगा, वेव के बारे में जब पढ़े होगे तो पता होगा कि क्या भाई, तो v जो होता है, जो इसका स्पीड होता है वो ओमेगा बाई के बराबर होता है। अगर v स्पीड माना जाए तो ओमेगा बाई के बराबर होता है। और भी चीज पता होगा क्या, तो k का जो मान होता है, k का जो मान होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होता है, जहां पर लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, ये भी पता होगा। दूसरा ओमेगा हो गया, के हो गया क्या, 2 पाई बाई लैम्डा। ओमेगा कितना होता है भाई, तो 2 पाई बाई टी होता है। ओमेगा कितना होता है, तो 2 पाई बाई टी होता है। ये होता है, ये सब तो पता होगा, है ना। टी क्या होता है भाई, तो आवर्तकाल होता है। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर हमने यहां से लिखा, ठीक है, अगर यहां से लिखा इसको, तो ई नॉट के का मान 2 पाई बाई लैम्डा हुआ क्या, बिल्कुल हुआ। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा लिखने का जरूरत नहीं, इसको 2 पाई बाई टी लिखोगे, लैम्डा बाई टी लिखोगे, वही क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं। यहां से देखो ध्यान से, ओमेगा बाई के का जो मान होगा, ओमेगा बाई के का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा बाई के का मान हो जाएगा ई नॉट बाई बी नॉट के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और यही जो होता है, जो स्पीड ऑफ वेव होता है, ओमेगा बाई क्या होता है, उसकी जो गति है इस दिशा में जाने की, ये गति भी के बराबर है। ये कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई ई नॉट। आई बात समझ में, बिल्कुल आया होगा। अब ये जो भी निकाला गया किसी भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इस तरीके से चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र के लिए, तो ये भी जो आया ना, वो c के बराबर आया, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। आई बात समझ में, जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है वो क्या हो गया, c। मतलब यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी जो गति होती है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है। ये जो v हुआ वो किसके बराबर हो गया, c के बराबर हो गया। मतलब ये कि जो चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसकी जो गति होती है वो कितनी होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट, जो प्रकाश की गति होती है उसके बराबर होती है। और यहीं से ये भी बोला गया कि इसका मतलब ये जरूर है कि प्रकाश जो है वो भी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग ही होगा। आई बात समझ में, या कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में हमेशा रखना है। अब यहां से ये भी बोल सकते हैं, इसी से ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, तो यहां से ये बोला जा सकता है, इधर देख लो, ठीक है। यहां से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो C का मान होगा, ई नॉट बाई बी नॉट का मान है कि नहीं, ई नॉट बाई बी नॉट का मान है। अब देखो तो ई नॉट बाई बी नॉट जब करोगे तो क्या देखो, तो ई बाई बी जो होगा वो ई नॉट बाई बी नॉट का भी बराबर होगा, क्योंकि ई तो कट जाएगा, ई नॉट बाई बी नॉट बराबर ई बाई बी, और ये है ई नॉट बाई बी नॉट। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि सी जो होगा वो ई बाई बी के बराबर भी होगा। मतलब हमें पता है कि ई का जो मान है इतना होता है, बी का जो मान है इतना होता है, सी आया इसके बराबर, तो ई बाई बी का मान भी ई बटे बी भी क्या हुआ, सी के बराबर ही होगा। मतलब शिखर मान को भाग दे दो एक दूसरे से, ई ऊपर में रहना चाहिए, ये ध्यान में रखना भाई, ई बाई बी होता है, बी बाई ई मत कर देना। या
कहीं भी किसी भी स्थान पे जब ई और बी का वैल्यू दिया हुआ है किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग में, तो ई और बी को भी भाग देंगे तो क्या आएगा, वो सी के बराबर आएगा। और सी का मान हमें पता है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। ठीक है, हम लोग क्या आप देखेंगे, अनुप्रस्थ प्रकृति। इसके प्रकृति के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है, और ये क्या है भाई, तो जेड अक्ष है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अब ऐसा अगर हमने माना तो ध्यान से देखो, हमने भी पढ़ लिया, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई दो लंबवत दिशा में, एक दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, दूसरे में क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, और तीसरा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, तीसरा जो लंबवत दिशा होगा, उस दिशा में ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो संचरण करेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसको देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं कि भाई उसी दिशा में क्यों होगा, लंबवत में ही क्यों होगा। तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने एक जुगाड़ किया ऐसा कि एक क्यूब हमने लिया, क्यूब, क्यूबाइड, कुछ भी बोलो, ऐसा हमने लिया। दूसरा जो है वो कुछ ऐसा लिया। ठीक है, ये स्पेस में ऐसे इस तरीके से ले लिया। अब इसका कुछ ना कुछ नाम दे दिया हमने, चलो नाम दे देते हैं। इसका दे दिया ए, ये दे दिया बी, ये दे दिया सी, डी, ई, एफ, किसी तरीके से नाम दे दो, उससे कोई मतलब है नहीं, जी, एच, इस तरीके से हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या माना, हमने ये माना कि ई का जो दिशा है ना वो एक्स की दिशा में है। ठीक है, ई क्या क्या दिशा है, एक्स की दिशा में है। अब बात समझना, ध्यान से देखना, हमने ये बोला कि इस बिंदु पे ये जो क्षेत्र है, ये चूंकि हम लोग इस घनाभ की तरह माने हैं, तो एक ऐसा सिरा है जो ए डी सी बी दिखाया गया है, या ए बी सी डी जो दिखाया गया है वो कुछ इस तरीके से दिखाया गया। ठीक है, आई बात समझ में, इस तरीके से दिखाया गया। दूसरा जो उधर सिरा है वो कौन सा है, तो ई एच जी एफ, इस तरीके से है। तीसरा इधर है, चौथा इधर है, बाकी ये नीचे और ऊपर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने देखा, हमने बोला ये कि विद्युत चुंबकीय तरंग में जो होता है उसके दिशा से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई का मान होता है। ये बात ध्यान में रखना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके लंबवत दिशा में क्या होता है, ई और बी दोनों होता है। दूसरी बात ये हमने देखा कि ई और बी का जो मान होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। मगर मतलब ये कि अगर एक्स दिशा में संचरण हो रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग का, तो वो जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के मान पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। मतलब हम कहाँ पे देख रहे हैं उसका मान, और दूसरा टाइम पे, मतलब स्थान भी अगर फिक्स कर दो तो वहां टाइम के साथ वो क्या हो गया, बदलते रहता है, फ्लक्चुएट करते रहता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, हमने क्या माना कि यहां पे ये वाला जो दिशा है, सॉरी ये वाला जो क्षेत्रफल है, ऐसे जो क्षेत्रफल है उसको हम यहां पे दिखा रहे हैं, या यहीं पे देखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो है बस ध्यान रखना कि ये हमने परपेंडिकुलर लिया है। यहां पे हमने मान लिया कि ई एक्स है, यहां पे मान, इसका जो मान है वो कितना है भाई, तो ई एक्स के बराबर है। और यहां पे हमने मान लिया क्या, कि ई एक्स डैश के बराबर है। इसको क्या मान लिया हमने, कि ई एक्स डैश के बराबर है। आई बात समझ में, ये क्या मान लिया हमने, इस सरफेस पे, इस क्षेत्र पे, इस प्लेन पे, प्लेन का बताया हमने ऐसे था और यहाँ पे ऐसे था, इसमें मान लिया कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके लंबवत मतलब एक्स अक्ष की तरफ हमने क्या मान लिया कि विद्युत क्षेत्र है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर एक्स अक्ष की तरफ मान लिया, यहाँ पे ई एक्स मान लिया और यहाँ पे ई एक्स डैश मान लिया, कुछ भी होगा उससे हमें मतलब अभी नहीं है, हमने बस मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमें पता है, हमें यह पता है कि ई डॉट डी एस जो होगा पूरे बंद सरफेस पे,
वो क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, गॉसेस लॉ से। गॉस के नियम से ई डॉट डी ए जो होता है एक बंद सरफेस के लिए वो होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं, कोई आवेश है नहीं, मतलब इस पूरे बंद सरफेस के लिए जो ई डॉट डी ए का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ई डॉट डी ए का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये कि हमने ये लिखा कि ई डॉट डी ए ये क्या होता है भाई, तो क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये कितना हो जाएगा भाई, 0। काहे 0 हो गया, इसका कारण 0 होने का, तो यही 0 है, तो ये 0 हो गया। उस बंद सरफेस में कुछ है ही नहीं, कोई चार्ज ही नहीं, कोई आवेश नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अब इस पूरे सरफेस पे जो समाकलन किया गया है, इंटीग्रेशन किया गया है, उसको अगर तोड़ के लिखें तो ऐसा लिखा जा सकता है कि ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, सरफेस का नाम दे दें या फिर ABCD भी लिख सकते हो या 1 2 3 4 भी लिख सकते हो। तो जल्दी होने के लिए, थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए हमने इसका नाम दे दिया है ना। क्या नाम दे दिया, तो ये जो सरफेस है इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, ये नीचे वाला का नाम दे दिया, नीचे वाला का 3 दे दिया, और ये जो इधर से चिपका हुआ है उसका नाम दे दिया हमने 4, इधर से ये वाले का नाम दे दिया 5, और एक और बचेगा 6 है कि नहीं है, 6 है, तो एक उधर है, ध्यान से देखो, 6 नाम दे दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो रहा है भाई तो इसको ऐसा मत मानो, तुम कह कि गड़बड़ा जाओगे, है कि नहीं। चलो ऐसा मान लिया हमने, नाम ही लिख देते हैं, ठीक है। ई डॉट डी ए, पहला सरफेस कौन सा है भाई, तो पहला मान लिया हमने ABCD, यहाँ पे क्या लिखा है ABC और D प्लस। अब यहाँ पे क्लोज लूप नहीं देंगे, अब यहाँ पे क्लोज लूप नहीं देंगे क्योंकि ये क्षेत्र क्लोज नहीं है, ये बंद नहीं है। अब हम इसको क्लोज लूप नहीं लिखेंगे, ऐसा बंद करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्लस दूसरा जो है वो कौन सा है भाई, तो दूसरा ले लेते हैं, कौन सा, AHED, AHED ले लिया। इसमें क्या लिखा भाई, तो ई डॉट डी ए लिखा, प्लस 2 हो गया। तीसरा ले लेते हैं, 1 2, तीसरा ये ले लेते हैं EHGF, EHGF मतलब हमें सब लेना है, सारा का सारा लेना है, ठीक है। EHGF ई डॉट डी ए 3 हो गया, प्लस चौथा 1 2 3 हो गया। अब एक नीचे वाला लेते हैं, तो BCFG, ये कौन सा है, तो BCF और G है B डॉट डी ए। ये 4 सरफेस हो गया। पांचवा किधर है भाई, तो ये चारों इधर से हम लोग ले लिए, पांचवा इधर वाला लेते हैं, तो कौन है, DEFC, DEFC, इसमें हमें ई डॉट डी ए का मान निकालना है। और प्लस छठा कितना है भाई, तो छठा उस साइड वाला है, छठा है उस साइड वाला, मतलब AHGB, AHGB पे जो ई डॉट डी ए का मान होगा, ये सारा मिल के कितना होना चाहिए, तो 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई चार्ज है ही नहीं, कोई आवेश नहीं है, तो ये सारा मिल के कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ध्यान से देखो बाबू, हमने ये बोला, ध्यान से सुनना, कि ई का जो मान होता है, ई का जो मान होता है वो होता है किसका फंक्शन भाई, तो सिर्फ x और t पे डिपेंड करता है, x और t पे डिपेंड करता है। मतलब कहने का ये कि इस x पे, कहीं भी x पे चले जाओ, यहां पे चला गया, तो यहां पे जो भी e का मान होगा वो फिक्स होगा। फिक्स मतलब कहने का मतलब ये, ध्यान से सुनो, t पे मतलब ये डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड तो कर ही रहा है, मतलब यहां पे जो भी होगा इस नीचे वाला सरफेस के लिए, इस नीचे वाला सरफेस के लिए, ऊपर वाला सरफेस के लिए एक ही होगा। मतलब x का मान जितना भी रखोगे, ध्यान से देखो, अगर यहां पे लिए, यहां पे लिए, इन दोनों के लिए x का मान क्या है, सेम है, इन दोनों के लिए x का मान क्या है, सेम है, समझने के लिए ऐसा मानो। यहां पे लिया, ये ऊपर भी है, एक नीचे भी है, x का मान यहाँ पे क्या है, इसके लिए भी सेम है, इस सरफेस के लिए भी यहाँ पे x का मान सेम है, इसके लिए भी उतना ही है। मतलब कहने का ये है कि e का जो भी मान इस सरफेस के लिए यहाँ पे होगा, इस सरफेस के लिए यहाँ पे वही मान होगा, दोनों के लिए क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब ये, ध्यान से सुनो, कि ई का जो y अक्ष के तरफ अवयव होगा, उसके चलते जो फ्लक्स होगा, जितना इससे बाहर निकलेगा उतना ही इससे अंदर घुसेगा।
घुसेगा या नहीं घुसेगा? बिल्कुल घुसेगा, क्योंकि ई मान लिया हमने ऐसा मान लिया कि ई का वैल्यू ई नॉट है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग एक क्षण के लिए। क्या होगा? ई नॉट होगा, नो डाउट वो चेंज करेगा। मान लिया चेंज करके ई नॉट बाई 2 हुआ, लेकिन ई नॉट बाई 2 होगा तो इस अक्ष पे सब जगह ई नॉट बाई 2 होगा, चाहे इसके लिए लो चाहे इसके लिए लो, कितना होगा? ई नॉट बाई 2 ही होगा सबके लिए। मतलब किसी समय तुम देखोगे तो ई नॉट इंटू एरिया, यही तो फ्लक्स होता है, ई नॉट इंटू एरिया, सॉरी ई इंटू एरिया, यही फ्लक्स होता है। तो जितना ही नीचे वाला स्पेंदी से जितना फ्लक्स आएगा उतना ही इधर से क्या होगा? बाहर निकलेगा। अगर एक्स कंपोनेंट हमने लिया तो, एक्स अवयव लिया तो, आई बात समझ में? तो ई का जो एक्स अवयव होगा उसके चलते इधर से फ्लक्स जितना बाहर निकलेगा इधर से अंदर जाएगा। आई बात समझ में? इधर से जितना अंदर जाएगा इधर से उतना ही बाहर जाएगा, मतलब उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा? AHED ये जीरो हो जाएगा, ये और ये मिल के जीरो होगा। ये जीरो सिर्फ नहीं होगा, है ना, ये दोनों क्या होगा? मिल के क्या होगा? जीरो होगा। कौन कौन सा भाई? तो देखो एक कलर से बस लिख रहे हैं, ये AHED कहां गया? AHED और GFCB ये दोनों कंबाइंडली मिलके क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। काहे भाई? काहे कि सरफेस कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से सरफेस है। अगर इस तरीके से सरफेस है तो जितना नीचे से आएगा फ्लक्स, नीचे से ऐसे ई मान लो आया तो ई इंटू एरिया लिख दिया, इंटीग्रेशन करके ही निकलेगा क्योंकि ई बदल रहा है, लेकिन जो भी होगा इस एक्स पे जितना होगा ई का मान इसके लिए उतना ही इसके लिए बाहर भी तो निकलेगा। मतलब सारे जगह अगर समाकलन करेंगे इस सरफेस के लिए तो जितना वैद्युत फ्लक्स अंदर घुस रहा है उतना इससे क्या होगा? बाहर निकलेगा ही निकलेगा, या नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए? जीरो हो गए। ये दोनों मिलके क्या हो गए? जीरो हो गए। उसी तरीके से ध्यान से देखो, इसको जीरो कर दिया। दूसरा ऐसे वाला जो है, जो इस तरीके से तुम्हें दिख रहा है, इसमें अगर मान लिया क्या जेड कंपोनेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड जो कंपोनेंट है उसके चलते जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? तो देखो इधर से जितना घुसेगा वैसे ही इधर से बाहर निकलेगा। मतलब ध्यान से ये सुनो, इस सरफेस पे अभी जो हमने देखा उसके चलते फ्लक्स अगर आएगा तो किसके चलते आएगा? ऊपर वाले पे वाई के चलते। काहे कि वाई ही उस सरफेस के उस क्षेत्र के लंबवत है, बाकी तो ऐसे है, बाकी स्पर्श रेखा की तरह चला जाएगा। अगर तुम EX मानो तो EX छू के चला जाएगा, EX छू के चला जाएगा, उससे कोई फ्लक्स नहीं होगा। EY मानो, ऐसे EY मानो तो EY से के चलते फ्लक्स होगा। EZ मानो तो EZ कैसे है भाई? तो ऐसे है, तो उसको छू के चला जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र उससे होकर जाएगा ही नहीं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे होकर जाएगा नहीं, तो मतलब इसके चलते तो फ्लक्स जीरो होगा। सिर्फ और सिर्फ किसके चलते होगा? वाई के चलते होगा। लेकिन वाई के चलते भी हमने देखा कि क्या, कि हर एक जगह पे एक्स के मान पे यहां पे क्या रहेगा? जो भी वैल्यू इसके लिए रहेगा ऊपर वाले के लिए भी वही रहेगा, और अंदर से आएगा बाहर से निकलेगा, मतलब टोटल वैद्युत फ्लक्स उसके लिए क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब ये दोनों मिलके जीरो हो जाएंगे। इसी तरीके से इधर वाला और इधर वाला देखो, अब इस एरिया से पूछा जाए कि फ्लक्स किसके चलते होगा भाई? तो ई दिशा में जो वैद्युत क्षेत्र है उसके चलते होगा, बाकी दो दिशा के चलते नहीं होगा। बाकी एक ऐसे दिशा है तो ये तो छू के चला जा रहा है, या ऐसे दिशा है तो वो छू के चला जा रहा है। सिर्फ ये जिस इसके लंबवत है वही उसी के चलते वैद्युत फ्लक्स आएगा। तो इधर वाला मतलब जेड वाला जो कंपोनेंट के चलते, EZ के चलते जो फ्लक्स आएगा वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्या है कि इधर पीछे वाला से इसे घुसेगा और इधर से बाहर निकल जाएगा, तो दोनों मिलाकर जोड़ने पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि DEFC अलग अलग कलर से बना रहे हैं, मतलब ये दोनों मिल के जीरो हुआ है। जिस जिस कलर का कॉम्बिनेशन है, दो को पेयर बनाए हैं, जोड़ा बनाए हैं, वो मिल के जीरो हुआ है। DEFC इधर वाला है, और उधर क्या है? AHGB ऐसा कुछ लिखा हुआ है, AH। ये दोनों मिल के भी क्या हो जाएगा? आपस में दोनों मिल के क्या होंगे? जीरो होंगे। इसमें कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा बस समझना है भाई। अब बचा E.DA ABCD ई वाला। तो ई वाला जो सरफेस है, क्या इसको लिख सकते हैं कि E1, अब देखो तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या माना है? EX के बराबर माना है, और इनटू एरिया, EX गुना एरिया। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो एरिया वेक्टर है बंद सरफेस के लिए, एरिया वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं किधर होता है? बाहर की तरफ होता है। यहां पे जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा? बाहर की तरफ, मतलब इधर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे E और A के बीच का कोण कितना है? 180 डिग्री। तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा? -EX गुना A, और ये वाला जो वैल्यू होगा, कहाँ बचा एक? EHGF, ये वाला जो होगा वहां पे क्या होगा? EX डैश इंटू एरिया, क्योंकि दोनों के बीच का कोण जो है वो क्या है? 0 डिग्री है। ये क्या होगा? 0 के बराबर होगा। यहां से कहने का मतलब ये हुआ कि EX
माइनस ई एक्स डैश, ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अरे ई एक्स डैश माइनस ई एक्स लिखो, चाहे ई एक्स माइनस ई एक्स डैश लिखो, बतिया तो बराबर है। ये दोनों मिलके क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहां तक कोई कष्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से ध्यान से सुनना क्या बोला गया। अब इसका मतलब दो चीज हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। क्या हो सकता है भाई, तो दोनों बराबर हो जाए। क्या हो सकता है, दोनों बराबर हो जाए। या तो इसका मतलब यह हुआ कि ई एक्स बराबर ई एक्स डैश हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ई एक्स बराबर ई एक्स डैश होना चाहिए। दूसरी बात, या तो दोनों जीरो हो जाए, यही दो कंडीशन हो सकता है। चाहे तो दोनों बराबर हो जाए ना, तो दोनों का दोनों जीरो हो जाए, तभी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ई एक्स बराबर ई एक्स डैश बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब ये दो में से कौन होगा, ये हमें चुनना है। तो देखो ध्यान से, अगर चुनने की बात आई तो हम लोग क्या करें, अगर दोनों बराबर मान लिया तो दिक्कत क्या हुआ भाई, ध्यान से सुनो। अगर बराबर मान लिया मतलब यहां पे जो ई का मान है, यहां पे जो ई का मान है वही मान कहां पे है भाई, यहां पे है। लेकिन अभी हमने देखा कि ई और बी जो होता है वो बदलते रहता है। ई और बी जो है वो एक्स के साथ क्या होता है, बदलते रहता है। मतलब हमारा ये मानना गलत है, हमारा मानना गलत है भाई। हम क्यूब जो लिए थे, ये क्यूबॉइड जो घनाभ लिए थे, तो कहीं भी लिए थे भाई, कहीं भी लिए थे। इतना दूर का लिया, इतना दूर का लिया, उससे कोई मतलब है क्या, हमने कोई शेप साइज बताया क्या, नहीं बताया। मतलब ये बोल रहा है कि अगर इसको तुम मान लिए, मतलब दोनों जगह पे ई का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग होता ही है किसके चलते, वो फ्लक्चुएट करता रहता है, वो क्या होता है, बदलते रहता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो ये तो गलती हो गया भाई, मतलब इसको हम लोग नहीं मान सकते। ये क्या हो गया, गलती हो गया। क्या है कि ई क्या होता है, वेरी करता है। इसका मतलब ये सही हुआ, एक ही पॉसिबिलिटी बचा, और वो कौन सा बचा, ये वाला बचा। मतलब ई एक्स बराबर ई एक्स डैश बराबर 0 होगा। मतलब दोनों बराबर होने का मतलब क्या, 0 के बराबर है दोनों, इसलिए बराबर लिख दिया है। एक ही साथ दोनों क्या होगा, 0। कहने का मतलब ये हुआ, यहां से ये पता चला, क्या पता चला कि एक्स की तरफ जो ई का अवयव होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एक्स की तरफ ई का जो अवयव होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। आई बात समझ में। अब इसी तरीके से एकदम सेम तरीका से बी के लिए भी क्या कर सकते हैं, बी के लिए भी यही प्रूफ कर सकते हैं कि बी एक्स और बी एक्स डैश जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में, या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बी के लिए भी इसी तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। मतलब ये कि जिस दिशा में हम मानेंगे कि इस दिशा में क्या जा रही है, बना देते हैं भाई, नहीं तो तुम सोचेगा कि किधर जा रहा है वो। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग सी स्पीड से इस दिशा में जा रही है, ठीक है। ई किधर है भाई, तो ई इसके लिए बनाया गया है, ये क्या है, ई का, और इधर वाला क्या है, तो बी का, ठीक है। सी उधर है, प्रोपगेशन किधर है, उस दिशा में है। तो यहां से ये पता चला। अब इसी तरीके से एकदम सेम तरीके से क्या कर सकते हैं, बी के लिए भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिशा में हम मानेंगे कि संचरण कर रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग, उस दिशा में ई का कोई अवयव नहीं हो सकता, उसके परपेंडिकुलर में हो सकता है। आई बात समझ में, परपेंडिकुलर में होगा ही, हो क्या सकता है, होगा, होता ही है भाई, उसी के चलते तो होता है। ये हमें सिर्फ जानना था कि उस दिशा में कोई भी अवयव नहीं हो सकता। इसी तरीके से एकदम सेम वे में बी का भी कोई भी अवयव जिस दिशा में जा रही है विद्युत चुंबकीय तरंग, उस दिशा में नहीं होगी। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें यहां से क्या पता चला कि जो उसकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ कहने का मतलब ये कि जिस दिशा में ई और बी होते हैं उसके लंबवत दिशा में ये क्या करता है, प्रोपगेट करता है, जाता है, संचरण करता है, ठीक है। आगे विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि ऊर्जा घनत्व कितना होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत में पढ़े होंगे कि जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ऊर्जा घनत्व होता है। ऊर्जा घनत्व मतलब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होता है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि यू ई होता है, ये हम लोग जानते हैं। ई जो होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरीके से यू बी जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र में जो ऊर्जा प्रति एकांक आयतन होता है जो संचित होती है वो कितनी होती है भाई, तो इसी तरीके से एकदम लिखते हैं हम लोग, क्या होता है, तो बी स्क्वायर
बटा 2 म्यू नॉट के बराबर होता है। ये दो चीज पता होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है ना, ये दो चीज ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे, ये हमें पता है। अब हमें निकालना है किसका, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में जो ऊर्जा होती है वो हमें निकालना है। तो हमने अभी क्या देखा कि ई का जो मान लिया था हमने, ई का जो मान था वो कितना था भाई, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर था। बी का जो मान था वो कितना था, तो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर था। ये दिया गया, यही है। ठीक है, बाकी अब उस फिगर को हमेशा हम लोग नहीं बनाते रहेंगे, बस हमें देखना है सिर्फ ऊर्जा के बारे में। अब हमें पता है कि यू टोटल जो होगा, यू जो होगा वो कितना होगा भाई, तो यू ई लेंगे और यू बी लेंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, ऊर्जा संचित है, तो यू बी प्लस यू ई लेंगे। आई बात समझ में, ये दोनों लेंगे तो कितना लिखेंगे भाई, तो बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब यहां से देखो क्या आया, 1/2 म्यू नॉट, ये लिख लिया, और बी स्क्वायर, बी कहाँ गया, बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मतलब ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर होगा। कुछ नहीं है, जोड़ घटाव है, तो ये तो आना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा अलग कर लो भाई। ठीक है, इतना के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर इतना के बराबर हुआ तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ध्यान से देखो। अब हमें ऊर्जा का, अगर ऊर्जा घनत्व का औसत मान लिखना है, ठीक है, हमने क्या लिखा, औसत मान लिखा। अगर औसत मान लिखोगे, ये तो क्या होगा भाई, ये देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ एक्स के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो सब जगह क्या होगा, बदलेगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका औसत मान निकालेंगे। तो औसत मान जब निकालोगे तो देखो ध्यान से, अब औसत इसका फिर बार बार नहीं निकालेंगे हम लोग, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग देख चुके हैं कि जो साइन स्क्वायर होता है, या मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जैसे साइन थीटा का औसत मान तो 0, साइन थीटा का औसत मान 0, साइन ओमेगा टी का औसत मान 0 हो जाता है, ऊपर जितना होता है उतना नीचे होता है। इसी तरीके से जब साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान निकालोगे तो वो आता है 1/2 आता है, हाफ आता है। मतलब कहने का, इसका जो औसत निकालोगे, औसत इधर लिए तो इसका भी औसत लेंगे, औसत लेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, बी नॉट स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, ये क्या है, कांस्टेंट है, और इसका जो औसत मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, औसत मान निकालने का तरीका पता है, औसत मान हमें पता होना चाहिए कि 1/2 होता है। प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर गुना ये भी क्या हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। यहां से ये बोल सकते हैं हम लोग क्या, कि u का जो एवरेज मान होता है वो कितना होता है, तो बी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट, बी नॉट स्क्वायर बटा 4 म्यू नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 4। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 4 के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या हुआ भाई, ऊर्जा घनत्व हुआ। आई बात समझ में, ऊर्जा घनत्व ये हुआ। अब ध्यान से देखो, हमने ये बोला, अब देखो, अब क्या हमें देखना है, यू ई का मान देखो। ठीक है, यू ई का एवरेज मान, ठीक है, इसका हम लोग क्या देखेंगे, औसत मान अगर देखें किसका भाई, तो सिर्फ ई में जो औसत है वो अगर कितना है, तो देखो ध्यान से, ई वाला यही है, ये क्या है, यू बी है, ये जो है, ये जो लिखा गया है वो क्या है भाई, तो ये है यू बी, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में जो ऊर्जा संचित है प्रति एकांक आयतन वो है, और ये कितना है भाई, तो वैद्युत क्षेत्र वाला है, तो इसका नाम अलग अलग ऐसा ऐसा दे दिया है कि नहीं, ऐसा दे दिया। तो यहां से देखो, अगर यू ई लिखो तो कितना है भाई, तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बटा 4 के बराबर है क्या, बिल्कुल है। अब एक चीज पता होगा, क्या पता है, तो C का जो मान होता है, कहाँ पे लिखे भाई, इधर लिखते हैं, C का जो मान होता है वो 1/, ऐसा कुछ होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन
नॉट के बराबर होता है। जो सी का मान होता है वो इसके बराबर होता है। अगर सी का मान इसके बराबर होता है तो देखो ध्यान से, इसमें से किसी को रख दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें लिखना है एप्सिलॉन का मान, तो एप्सिलॉन का अगर मान लिखोगे तो कितना होगा, तो एप्सिलॉन का अगर मान लिखोगे तो इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो इधर सी स्क्वायर होगा, इधर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/μ0c²। होगा कि नहीं होगा, इसी से लिखे हैं, ध्यान देना। एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/μ0 गुना c²। यहां से ये यूज करके लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट को, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ई नॉट का मान देखो ध्यान से, ई नॉट का मान अभी हमने पढ़ा था कि ई नॉट बाई बी नॉट क्या होता है, सी, मतलब ई नॉट क्या होता है, बी सी नॉट। तो ई नॉट को बी सी नॉट जब रखोगे, सॉरी बी नॉट सी, तो क्या हो जाएगा c², ये बी नॉट स्क्वायर। होगा क्या, बिल्कुल होगा। और 4 है तो इसको भी 4 छोड़ दो, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब c² तो गया, मतलब ये हो गया बी नॉट स्क्वायर बटा 4μ0। हुआ क्या, बिल्कुल हुआ। और यही तो यूबी है, यही क्या है, यूबी है, यूबी का औसत मान है क्या। मतलब यहां से हमें यह पता चला कि जितना औसत ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में होगा उतना ही औसत ऊर्जा किसमें होगा भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र में होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दोनों का मान क्या होगा, बराबर हो, मतलब दोनों में बराबर बराबर ऊर्जा भरा रहेगा, दोनों क्षेत्र में बराबर बराबर ऊर्जा रहेगा। दूसरी बात ये, दोनों में बराबर रहेगा। अब किसी एक का वैल्यू दूसरे से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। ध्यान से देखो, हमने ये देखा कि एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर बाई 4 जो होता है वो इसके बराबर होता है, तो इसके जगह पे ये रख दिया, तो इसके जगह पे अगर ये रखोगे तो कितना आ जाएगा, बी नॉट स्क्वायर बाई 2μ0। और ये क्या आ जाएगा, इसके जगह पे अगर ये रख दोगे तो क्या आ जाएगा, अगर इसके जगह पे हम ये भी तो रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो इसके जगह पे एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 4 भी रख सकते हैं। मतलब यू जो होगा, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका यूज करके क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं भाई, ठीक है ना। इसका जब यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका यूज करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो u का मान होगा, एवरेज औसत मान होगा, वो या तो क्या लिख सकते हैं, हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई 2μ0 होगा, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होगा। जगह तो कम पड़ गया, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे लिख देते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के बराबर। आई बात समझ में, या तो b² बाई 2μ0 भी लिख सकते हैं, या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों यहां से आया क्योंकि दोनों हमें पता चला कि दोनों क्षेत्र में ऊर्जा जो होता है बराबर मात्रा में रहता है। और इससे हमें पता चला कि दोनों का मान कितना होता है भाई, तो b² बाई 4 बी नॉट स्क्वायर बाई 4μ0। बी नॉट ये ध्यान में रखना, ये शिखर मान है कि नहीं है, इसमें जो भी यूज हो रहा है कौन सा है, शिखर मान यूज हो रहा है। आई बात समझ में, तो इतना ऊर्जा संचित रहता है। तो हमें यहां से यह पता चला कि दोनों क्षेत्र में बराबर बराबर औसत ऊर्जा क्या रहता है, संचित रहता है। कोई दिक्कत, उसका मान जो है वो इतना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और बी नॉट स्क्वायर बाई 2μ0 के बराबर होता है। सी का मान ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक। आगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, ठीक है, इसका गुण बस ध्यान में रखना है हमें सब चीज, ठीक है। बाकी हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्या क्या देख चुके हैं। त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, क्या इसमें कोई दिक्कत, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग आता कब है, जब हम लोग आवेश को त्वरित करते हैं। संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये कि ये निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है, घूम सकता है, इसे कोई जरूरत नहीं है कि माध्यम ही चाहिए, माध्यम जरूरी नहीं है। अब ऐसा नहीं कि माध्यम है तो चलेगा नहीं, हमने ये नहीं बोला, हमने बोला कि इसको चलने के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं है। जैसे प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, वो सन से आती है तो बीच में क्या मिलता है, उसे निर्वात मिलता है, मतलब वो निर्वात में ट्रेवल कर सकता है, निर्वात में घूम सकता है। इसका जो वेग होता है वो हमने देखा कि c के बराबर होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, और उसका जो वैल्यू होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के बराबर होता है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन की दिशाएं परस्पर लंबवत होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है, तथा संचरण की दिशा इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत होती है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन साथ साथ होती है, एक साथ होता है, दोनों में साथ साथ होता है, तथा क्षेत्रों के महत्तम मान
जो महत्तम मान ई नॉट और बी नॉट लिखे थे एक ही स्थान पर, इसीलिए तो बोले थे कि कालांतर क्या होता है भाई, 0 होता है। एक ही स्थान पर क्या होता है, महत्तम होता है, और एक ही स्थान पे क्या होता है, 0 होता है। मतलब कालांतर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। उन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। निर्वात में किसी बिंदु पर किसी क्षण इन तरंगों के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाणों का अनुपात सी के बराबर होता है। यही बोला गया। क्या बोला गया भाई, तो सी जो होता है वो ई नॉट बाई बी नॉट होता है कि नहीं होता है, या ई बाई बी भी इसको बोल सकते हैं, तो यही बात ये बोला गया है छठा में। इन तरंगों में औसतन ऊर्जा घनत्व जो अभी यू की बात कर रहे थे, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में बराबर बराबर विभाजित होता है। अभी वही तो प्रूफ किया कि दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाश की प्रभाव ई, जो उसमें लाइट का नेचर होता है ना वैद्युत चुंबकीय तरंग में, वो ई के चलते आता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र के चलते आता है। अतः इसको, इसे बोल दो, अतः इसे प्रकाशीय वेक्टर भी बोलते हैं। ई को जो बोला जाता है क्या, प्रकाशीय वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो लाइट का गुण आता है वो किसके चलते आता है, ई के चलते आता है। इसीलिए इसका नाम प्रकाशीय वेक्टर भी दिया जाता है। आई बात समझ में, या कोई कष्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बस याद रखना है, इसमें कोई टॉप चीज नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा समझना है हमें, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये हमने बोला कि जब भी वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है, अभी हमने बताया था एक गोला का, कि अगर ले लिया जाए लोहा का गोला, उसको गर्म कर दो, तो उससे जो वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है ना, वो 0 से लेके अनंत तक तरंग दैर्ध्य का उत्पन्न होता है, सारा उत्पन्न होता है। आई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सारे रेंज का क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग जब उत्पन्न होगा तो कुछ इस रेंज का उत्पन्न होगा। जैसे इसमें आवृत्ति दिखाया गया है, यहां पे क्या दिखाया गया है, तो आवृत्ति दिखाया गया है, ठीक है। अब आवृत्ति का जो रेंज है वो दिया गया है, ठीक है। आवृत्ति का जो रेंज है वो दिया गया है। जैसे यहाँ पे 10 का पावर 2 दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 का पावर 2। इसी तरीके से बढ़ते 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 इसी तरीके से कितना हो जाता है, यहाँ पे मान लो इस तरीके से दिया है 10 का पावर 23। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस स्पेक्ट्रम में क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले ये दृश्य प्रकाश जो होता है, जो विजिबल रेंज होता है, उसके बारे में ध्यान में रखो। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है भाई, तो 14 से 15, 10 टू द पावर 14 से 10 टू द पावर 15 के बीच में उसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है। और उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो ध्यान से इधर से देखो, ये हमें पता है, विवग्योर पढ़े होगे, सबसे ज्यादा किसका होता है, वायलट का होता है। एनर्जी सबसे ज्यादा क्या होता है, वायलट का होता है। मतलब तरंग दैर्ध्य उसका क्या होगा, सबसे कम होगा। देखो यहाँ पे कितना दिया है, 400 नैनोमीटर के बराबर क्या होता है, तरंग होता है। और इसका जो लाल का होता है वो 700 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो ये बात ध्यान में रख, 400 से 700 के बीच में क्या आता है भाई, तो विजिबल रेंज आता है, जो लाइट हमें दिखाई देता है, विवग्योर। आई बात समझ में, तो ये ध्यान में आपको रखना है, रेंज बस थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक। अब जो उत्पन्न होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग, उसमें सबसे जो कम ऊर्जा वाली होती है, सबसे जो कम एनर्जी वाली होती है, वो क्या होता है, तो रेडियो वेव, ठीक है। इधर देखो, दीर्घ रेडियो वेव, फिर क्या है, ये सब नाम दिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लघु माइक्रोवेव पता होगा, ठीक है। और इस तरफ क्या होता है भाई, इस तरफ जब हम लोग दृश्य प्रकाश के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट रे पड़े हो गए, एक्सरे, गामा रे, इस तरीके से होता है। इधर इधर क्या होगा, एनर्जी बढ़ता जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ता जा रहा है। लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इस तरफ क्या होगा, घटता जाएगा। लैम्बडा इस तरफ क्या होगा, घटता जाएगा। ये पावर में कितना है, माइनस है, ठीक है, दिख तो नहीं रहा होगा, 10 टू द पावर -14 दिया गया है, और एक एक कम करके इस तरीके से लिखा गया है। फिर कहां पे आएगा, 1 पे आएगा, और इस तरीके से यहाँ पे प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये रेंज आपको ध्यान में रखना है, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि ऊपर में जो होता है अल्ट्रावायलेट होता है, जो ज्यादा हाई रेंज का जो एनर्जी होता है। नीचे में जो होता है वो कौन सा होता है, इंफ्रारेड उसको बोला जाता है। तो वो किधर होता है, कम ऊर्जावान होता है, नीचे की तरफ होता है। जो आवृत्ति होती है वो इधर दी हुई है, ठीक है। आवृत्ति जो है हर्ट्ज में दिया हुआ है, और मीटर में क्या दिया है, तरंग दैर्ध्य दिया है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कुछ दे दिया गया है डिटेल्स, कि आप ध्यान में रखें। रेडियो तरंग जो होता है उसका जो
तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है 0.1 मीटर से अधिक होगा। उधर वाले को क्या बोलेंगे, इससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाले को क्या बोलेंगे, रेडियो वेव बोलेंगे। इसी तरीके से सूक्ष्म तरंग जो होगा, माइक्रोवेव होगा, उसका क्या होगा 0.1 से 1 mm के बराबर। इतना मीटर से mm दिया है, ये ध्यान में रखना, 0.1 मीटर से 1 mm के बराबर इसका इतना होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, याद है तो अच्छी बात है, याद कर लो, है ना। अब उत्पादन किस तरीके से होता है, मतलब इसको अगर हमें पता करना है, इसको हमें पाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से होता है इसका उत्पादन, तो उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, जैसे ये है अवरक्त तरंग, ठीक है। इसको जब उत्पन्न किया जाता है, इसको जब उत्पन्न किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, परमाणु एवं अणुओं के कंपन से उत्पन्न होगा। जब परमाणु अणु वाइब्रेट करते हैं, जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि 0 केल्विन से ऊपर में कुछ भी रहेगा तो वो वाइब्रेट करेगा। उसको जब ज्यादा वाइब्रेट कराएंगे तो इस तरीके का तरंग आएगा। प्रकाश तरंग, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे जाके क्या होता है, संक्रमण करते हैं। ठीक है, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा पे जाता है और उच्च से निम्न में आता है। पढ़े होंगे मॉडर्न फिजिक्स में, या हम लोग देखेंगे भी कि उसमें जो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ये सब होता है, तो बामर वाला जो रेंज होता है वो कैसा होता है, विजिबल होता है, वो हमें दिखता है। आई बात समझ में, तो उस तरीके से किया जा सकता है। तो ये है तरीका बताया गया है कि किस तरीके से किसको निकाला जा सकता है। जैसे गामा रे, गामा रेडिएशन, ये सब पढ़े होगे कि जब नाभिकीय क्या होता है, रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस होता है वो जब विखंडन होता है, टूटता फूटता है, तो क्या निकलता है, तो गामा रे इस तरीके से निकलता है। तो आपको ध्यान में ये सब चीजें रहना चाहिए। आई बात समझ में, तो इसको रट्टा मार लेना है एग्जाम देने से पहले। अब आगे देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। सवाल देख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होता है भाई, तो दिया है स्थिरावेश द्वारा। बिल्कुल नहीं, स्थिरावेश से कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र होता है, नियत वेग से गतिशील, इसके चलते विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। लेकिन त्वरित आवेश के द्वारा क्या हो सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगा। ये तो आवेशहीन कण है, तो होगा ही नहीं। कौन सा होगा, ये होगा। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, गामा अभी देख चुके हैं हम लोग, एक्स देख चुके हैं, अवरक्त किरणें देख चुके हैं, बीटा किरणें, तो ये हो जाएगा, ये नहीं है ना। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, नहीं पूछा गया तो कौन सा होगा, ये वाला होगा। यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। ये हम लोग देख चुके, ई क्रॉस बी के बराबर, तो यार ये तो ई डॉट दिया है, ये हम लोग जानते हो कि ई और बी क्या होता है, लंबवत होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। ई डॉट बी तो वेक्टर है ही नहीं, ये वेक्टर है क्या, नहीं है, तो ई क्रॉस बी की तरफ होता है, ऐसे भी बताया जा सकता है, हम लोग जानते भी हैं। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं परस्पर लंबवत तथा समान कला में, परस्पर समांतर तो होगा ही नहीं, समांतर होता है थोड़े, लंबवत तो होता है, समांतर वाला तो गया, तथा विपरीत कला में, ये भी गलत हो गया। अभी हमने देखा था कि एक ही जगह क्या होता है, मैक्सिमम भी होता है, एक ही जगह मिनिमम भी होता है, मतलब वो अपना महत्तम मान या शिखर मान जो है वो एक ही साथ पाता है, और जीरो भी एक ही साथ होता है। फिगर हम लोग देख चुके थे, तो क्या होगा, लंबवत और समान कला में होते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, अब देखो ध्यान से, सबसे जो अधिक जो आवृत्ति की तरंग होती है कौन सी होती है भाई, तो रेडियो वेव, ये सब तो नीचे देखे थे। ठीक है, सबसे ऊपर में हम लोग किसको देखे थे, परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट से भी ऊपर कौन सा देखे थे, तो गामा, ये गामा है भाई, गामा मत लेना। ठीक है, उसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यही दिया गया आवृत्ति, बिल्कुल। प्रकाश किरणें, एक्स किरणें एवं रेडियो तरंग निर्वात में गतिशील है, इनकी आवृत्तियां क्या होगी, समान होगी, बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग देखे थे लास्ट में लिस्ट की, आवृत्ति समान नहीं होगी, इनकी चाल समान परंतु आवृत्तियां भिन्न होगी। इनकी चाल एवं आवृत्तियां दोनों समान होंगी, इनकी आवृत्तियां समान, बिल्कुल नहीं, आवृत्ति समान नहीं होंगी, परंतु चाल भिन्न भिन्न होंगी। आवृत्ति समान बिल्कुल नहीं होगा। इनकी ये दिया गया, देखो ध्यान से, इनकी चाल समान परंतु आवृत्तियां भिन्न भिन्न होंगी। इनकी चाल एवं आवृत्तियां दोनों समान होंगी, ये भी नहीं होगा। चाल समान होगा, चाल जो होगा वो तो तरंग ही है, और तरंग का चाल हमने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, जो प्रकाश की वेग होती है उसके बराबर होता है। आवृत्ति क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट पर मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा। अब देखो ध्यान से, हमने पढ़ा था क्या, C बराबर ई नॉट बाई पी नॉट पढ़ा था क्या, हमें क्या दिया है भाई, वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो बी नॉट क्या होगा भाई, तो ई नॉट बाई सी के बराबर होगा। और ई नॉट कितना है, तो ई नॉट 5 वोल्ट
पर मीटर के बराबर है, और c कितना होता है, तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है, अब इसी को क्या करो, भाग दे दो, तो लगभग कितना आ जाएगा, 3 छक 18, 6 7 ऐसे करके आएगा 10 टू द पावर -8, और बी है तो टेस्ला, तो 1.67 10 के पावर -8 टेस्ला, यानी ये वाला होगा। ठीक है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम इतना दिया हुआ है तथा आवृत्ति दिया हुआ है 50 मेगाहर्ट्ज। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हमें निकालना है, ई नॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है सी बराबर क्या होता है, ई नॉट बाई पी नॉट के बराबर होता है। हमें निकालना है बी नॉट, तो बी नॉट क्या होगा भाई, तो ई नॉट बाई सी के बराबर होगा, और ई नॉट हमें दिया है 120 न्यूटन पर कूलम, ऐसा ही में ही दिया हुआ है, तो 3 गुना 10 का पावर 8 रख देंगे। ये कितना हो जाएगा, तो 40 गुना 10 का पावर -8, मतलब 4 गुना 10 का पावर -7 टेस्ला के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आवृत्ति दिया हुआ है कितना, 50 हर्ट्ज के बराबर दिया हुआ है। बोला है कि आयाम तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है भाई, तरंग दैर्ध्य निकालना है। तरंग दैर्ध्य अगर निकालना है, दिया है आवृत्ति, आवृत्ति दिया हुआ है कितना है, तो 50 मेगा हर्ट्ज दिया हुआ है। एफ जो दिया हुआ है वो 50 मेगा हर्ट्ज दिया हुआ है, मतलब 50 गुना 10 का पावर 6 हर्ट्ज दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब आवृत्ति दिया हुआ है, मतलब हमें आवर्तकाल भी पता है। आवर्तकाल पता है कि नहीं। अब हमें सी जो है ना, वो पता है कि लैम्डा बाई टी के बराबर होता है, और 1/t ही क्या होता है, एफ होता है, लैम्डा इंटू एफ। इसको हम लोग लिख सकते हैं, एफ हमें पता है, सी का मान तो हमें पता होता है कि 3 गुना 10 का पावर 8 होता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, लैम्डा निकल जाएगा। आया बात समझ में, कोई कष्ट नहीं। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति, आवृत्ति दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तथा 30 आयाम वोल्ट मीटर, ठीक है, 30 आयाम वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये आयाम दिया हुआ है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कुछ उल्टा पुल्टा लिखा गया है। ठीक है, 30 वोल्ट पर मीटर क्या है, आयाम है इलेक्ट्रिक फील्ड का, चुंबकीय सॉरी विद्युत क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र का पूछा है, तो बस इसमें इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। आयाम अगर ज्ञात करना है तो हमें सी बराबर ई नॉट बाई बी नॉट निकालना है। तो बात तो सिंपल है, वही बात है सेम। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना है। अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अधिकतम मतलब आयाम तुम्हें दे दिया, विद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता तथा विद्युत क्षेत्र, ये तो निकल जाएगा विद्युत क्षेत्र का। अब क्या दिया तुम्हें, बी नॉट दिया हुआ है। ठीक है ना, वी नॉट दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर दिया हुआ है। इसका मान क्या है भाई, तो ये है बी नॉट, और फिर तुम्हें निकालना क्या है, ई नॉट निकालना है। तो बस यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा कि सी बराबर ई नॉट बाई बी नॉट, और यहाँ से ई नॉट निकल सकता है आसानी से। तथा विद्युत क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा घनत्व की गणना कीजिए। अब देखो ध्यान से, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के संगत औसतन ऊर्जा घनत्व की गणना कीजिए। अभी हम लोग देखे थे कि विद्युत क्षेत्र में जो ऊर्जा घनत्व होता है वो कितना होता है भाई, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के बराबर होता है। अगर विद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो होता है, तो विद्युत क्षेत्र के असंगत औसतन ऊर्जा घनत्व सिर्फ उसका निकालना है। ठीक है, तो कितना कर देंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, बस उसका वैल्यू पुट कर देना है। आई बात समझ में या नहीं, आया होगा, या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र अब दिया हुआ है, इक्वेशन से दिया हुआ है, टेस्ला दी गई है। अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसके संगत औसतन ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऊर्जा घनत्व उतना ही होगा, उस तरीके से निकाला जा सकता है। और हमें क्या निकालना है, तो ई नॉट निकालना, अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि बी नॉट का जो मान है वो ये है। बी नॉट का मान कितना है, 2 × 10⁻⁴ टेस्ला दिया हुआ है, और यहाँ पे बी नॉट दिया हुआ है, तो ई नॉट का मान हम लोग निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि सी जो होता है ई नॉट बाई बी नॉट होता है। और यहाँ से तुम निकाल सकते हो आसानी से, उसका मान निकाल सकते हो ई नॉट का, और ऊर्जा घनत्व भी निकाला जा सकता है। कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम इतना है, आवृत्ति इतना है, ई तथा बी के लिए
व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब ध्यान से देखो, आयाम क्या दिया हुआ है भाई, तो 120 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, हमें पता है कि ई और बी जो होता है, व्यंजक जो होता है वो इस तरीके से होता है, तो ई नॉट साइन। अब इसमें तुम्हें कुछ बोला नहीं है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है, ई बी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो तुम किसी भी दिशा में ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिया था क्या, ओमेगा टी माइनस ए एक्स लिया था, और बी जो लिया था वो क्या लिया था भाई, तो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ए एक्स लिया था। तुम वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो यहाँ पे लोगों वो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें हमें निकालना क्या है भाई, तो व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहले आयाम दिया है किसका, विद्युत क्षेत्र का, मतलब ई नॉट दिया है, और हमें पता है कि ई नॉट बाई बी नॉट क्या होता है, सी के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, बी नॉट निकाल लेंगे। निकल जाएगा कि नहीं, बी नॉट निकल जाएगा, और ई नॉट तो हमें पता है। अब क्या चाहिए, ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसमें तुम्हें दिया है, ये दिया है, एफ दिया हुआ है। ठीक है, एफ का जो मान दिया हुआ है वो कितना है, 50 मेगा हर्ट्ज, मतलब 50 गुना 10 का पावर 6 हर्ट्ज के बराबर दिया हुआ है। और ओमेगा होता है कितना, 2 पाई एफ के बराबर। तो ये निकल जाएगा क्या, एफ का मान पुट कर दो, निकल गया। निकलेगा या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब ध्यान से देखो, एफ जो है, एफ क्या होता है, 1/t के बराबर होता है। इसमें देखो ध्यान से, के का जो मान होता है, के का जो मान होता है वो कितना होता है भाई, तो 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होता है। 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर के होता है, ये तो हमें पता है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां से ओमेगा निकल गया, और यहां से क्या है, के है। ध्यान से देखना, हमें और क्या क्या जरूरी पड़ेगा। हमें चाहिए के का मान, के का मान मतलब के होता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है। लैम्डा तो हमें पता है नहीं, है क्या पता नहीं है, तो यहां से कुछ जुगाड़ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। लेकिन हमें यह भी पता है कि सी जो होता है ना, वो ओमेगा बाई के होता है, ये भी हमें पता है। ये पता है, ओमेगा यहां से पता चल गया। अब यहाँ ओमेगा का मान रख दो तो क्या पता चल जाएगा, के का मान पता चल जाएगा, क्योंकि हमें सी का मान पता है कि नहीं है, बिल्कुल है। और सी का मान जब पता है, निकाल लिया फिर यहाँ से ओमेगा। अब इसमें दोनों में भर दो, ई और बी का मान पता चल जाएगा, ई नोट बी नोट तो पता चल ही गया है। आई बात समझ में, ई वाई दिया हुआ है, ठीक है, ई वाई जो है ये दिया हुआ है, मतलब ई जो किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में, वाई दिशा में है। देखो तो प्रोपगेशन किस दिशा में है, एक्स दिशा में। अब कोई प्लस देके पूछ सकता है कि किस दिशा में जा रही है भाई, तो ये माइनस एक्स की दिशा में जा रही है। और वाई में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। माइनस एक्स दिशा में क्या है, तो जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है उसका संचरण का दिशा है किस, माइनस एक्स, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। द्वारा व्यक्त एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग किस अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक जब निकालना है तो हमें पता है कि निर्वात में जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, उसकी जो स्पीड होती है सी के बराबर होती है। लेकिन अगर निर्वात में चला जाए तो हमें पता है कि निर्वात में जो वी होता है वो क्या होता है, सी बटा म्यू होता है। जहां पे म्यू क्या है, तो माध्यम का अपवर्तनांक है। इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। जिस माध्यम में मूव कर रहे, अपवर्तनांक होता है। ठीक है, ये होता है, तो यही हमें निकालना है। अब यहां से देखो, हमें ओमेगा पता है, हमें क्या पता है, ओमेगा बराबर कितना है, 6 गुना 10 का पावर 8। और ये क्या है, के हमें पता है कितना, 4। तो v क्या होता है भाई, तो 6 गुना 10 का पावर 8 ओमेगा बाई के होता है। क्या कोई दिक्कत, अरे भाई ये क्या लिखा हुआ है, ओमेगा बाई के लिखा हुआ है, होगा क्या, तो 4 डेढ़ 6 1.5 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये पता चल गया, और हमें पता है वहां से कि म्यू जो होगा वो सी बाई वी के बराबर होता है, मतलब 3 गुना 10 का पावर 8 बटा 1.5 गुना 10 का पावर 8, मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो गया। और क्या, अपवर्तनांक कितना आ गया, 2। माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, 2 होगा, तभी ऐसा हो सकता है। आई बात समझ में। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र इतना हर्ट्ज की आवृत्ति से, ये दिया है फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो ये सब डाटा जब एग्जाम में लिखा जाता है तो यहां लिखा जाता है, प्रश्न से दिया गया है कि एफ बराबर इतना, ठीक है। आवृत्ति ऐसे लिखे, आवृत्ति एफ बराबर इतना, ये सब लिखना जरूरी है। आवृत्ति से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है, ठीक है। ज्यावक्रीय मतलब ज्या मतलब साइन के, साइनोसॉइडल कर्व में क्या करता है, मूव करता है। इसका आयाम कितना है, 50 वोल्ट मीटर है। मतलब ये जो दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है, ई नोट का वैल्यू दिया हुआ है। इस तरंग का औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व कितना होगा, ये पूरे तरंग का पूछा है।
तो तरंग का हमें पता है कितना होता है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के बराबर है, और ई नॉट का वैल्यू ही दिया हुआ है, ई नॉट का, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, ई नॉट का वैल्यू हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी से हमें कोई मतलब है नहीं, ई नॉट से सिर्फ मतलब है, वो हम लोग निकाल सकते हैं। एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, द्वारा दिया जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो तरंग दैर्ध्य हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य, मतलब क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो व्यंजक जब ज्ञात करना है तो ये तो इतना ही रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा। ये क्या पता है हमें, बी नॉट पता है, तो बी नॉट पता है तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ई नॉट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या दिया हुआ है, बी नॉट दिया हुआ है, बी नॉट पता है। और हमें क्या निकालना है, तो ई नॉट बाई बी नॉट हमें पता है क्या होता है, सी के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ई नॉट का वैल्यू निकल जाएगा, और ई नॉट का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे ई नॉट रखेंगे, ये ऐसे ही छोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ई बी है वाई में, तो ई किसी दूसरे दिशा में होगा, किस दिशा में होगा भाई, तो ये है किधर, माइनस एक्स की तरफ। अब कोई दिशा भी पूछ सकता है, भाई ये किधर जा रहा है, तो माइनस एक्स की तरफ जा रहा है। बी किधर है, वाई की तरफ है, तो उस हिसाब से ई क्रॉस बी के दिशा में क्या होगा, उसका संचरण होगा, उसी हिसाब से तुम निकाल लोगे। आई बात समझ में। मतलब ये बोला गया कि माइनस एक्स की तरफ क्या है, संचरण है, तो ई क्रॉस बी आना चाहिए किधर, माइनस की तरफ। तो बी किधर है, बी को मान लिया हमने जे, बी को क्या मान लिया, जे मान लिया, तो लाना है क्या, माइनस आई। तो ध्यान से देखो, तो ये है जे, बी क्या है, मान लो ये जे है, हमें लाना है क्रॉस प्रोडक्ट करके किधर, तो माइनस आई। तो कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट माइनस आई लाता है भाई, के क्रॉस जे अगर करते, देखो जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, लेकिन के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई होता है। के क्रॉस जे क्या होता है, तो माइनस आई के बराबर होता है। मतलब ये जो होगा वो किस दिशा में जाएगा, के में जाएगा, प्लस जेड की डायरेक्शन में कौन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। तो ये सब भी पूछा जा सकता है, दिशा भी पूछा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमें ओमेगा और के हमें पता है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, पहले लैम्डा निकालना है। तो देखो ध्यान से, के जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई के का मान यहाँ से रख दो, यही तो के है, यही क्या है, के है, के का मान रख दो, लैम्डा निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया, व्यंजक निकल जाएगा, या कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही था हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें जो विस्थापन धारा था वो इंपॉर्टेंट चीज था, लेकिन उसको आपको आपके सिलेबस से क्या किया गया, हटा दिया गया, तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़े इसीलिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से, एकदम ध्यान से, हाँ, सारे फॉर्मूले को एकदम रट्टा मार लेना है भाई, एग्जाम देने से पहले सारे फॉर्मूले को रट्टा मार लेना है। अगर थोड़ा अच्छा पूछेगा तो क्या पूछेगा भाई, तो दिशा उसा पूछ सकता है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।